बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, बुक रीडिंग की सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार। तो लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था, जो पार्ट 2 चैप्टर 2 पार्ट बी के नाम से जो है वीडियो, उसमें हमने पढ़ा था इंड्यूरिंग रेलिवेंस ऑफ प्रिंसिपल। ये चैप्टर 2 की हेडिंग है। तो आज हम पढ़ेंगे द शेडो ऑफ पार्टीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखें एंड देन फिर इस वीडियो पे आ जाए। द शेडो ऑफ पार्टीशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उनको किस किस मिसाइल का सामना करना पड़ा था, और बाउंड्रीज की पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बाउंड्री कमीशन ने किस तरीके से बाउंड्री की डिमार्केशंस की थी, और इसके अलावा जितने भी एसेट्स थे वो किस तरीके से तकसीम हुए थे दोनों कंट्रीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। With the emergence of Pakistan and India as independent states, by mutual consent of the leaders of major political parties, all political controversies were relegated and the emphasis shifted instead to building peaceful coexistence and good neighborly cooperation to the mutual benefit of the two people. Jinnah urged such a course, but the transition from checkered past to the beckoning future could not be achieved by Pakistan alone. अच्छा, रेलिगेट कहते हैं निकाल देना, अर्स्ट कहते हैं तरगीब देने को या फिर जोर देने को, चेकर्ड कहते हैं दो रंगा, ठीक है, दो रंगा पास्ट, एंड बैकनिंग फ्यूचर कहते हैं बैकनिंग इशारा देने को कहते हैं। तो पाकिस्तान जब बन गया, पाकिस्तान और इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद, तो उनकी जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज जो पास में चली आ रही थी वो सारी उन्होंने ख़त्म कर दी, उन्होंने उनको निकाल दिया। रेलीगेट करना, निकाल देना, उन कंट्रोवर्सीज को निकाल दिया, और उनका जो बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज उन्होंने किया वो उन्होंने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड गुड नेबरली कॉपरेशन के ऊपर उन्होंने दिया, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए। और जिन्ना ने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ दी थी, लेकिन चूंकि इसके दो पाकिस्तान और इंडिया के दो रंगा जो पास था उसकी वजह से इस गोल को अचीव करना सिर्फ पाकिस्तान के लिए अकेले बहुत ही मुश्किल था। The Indian National Congress accepted the partition officially, but the resolution adopted by the Central Working Committee declared, "The picture of India we have learned to cherish will remain in our hearts and minds." Sardar Patel was convinced that the new state of Pakistan was not viable and could not last. 3 days before the 3rd June plan, Gandhi had declared, "Even if the whole of India burns, we shall not concede Pakistan." And then, changing his mind a few days later, said the two parts of India would ultimately reunite. नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली, तो उन्होंने जो कांग्रेस थी, जो इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने पार्टीशन को ऑफिशियली एक्सेप्ट तो किया था, लेकिन उन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट की थी। सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन बनाई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था, ये डिक्लेयर किया था कि इंडिया की जो पिक्चर है वो हम सीख रहे हैं कि वो किस तरीके से उसको चेरिश करना है, और वो हमारे दिलों और दिमागों में वो ही रहेगी। और सरदार पटेल ने फिर कहा कि हम जो है ना, न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जो नई स्टेट है पाकिस्तान की, जो स्टेट है वो इस काबिल नहीं है कि वो जिंदा रह सके, और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो जिंदा रह सके। और फिर 3 दिनों के बाद, जब 3rd जून प्लान अनाउंस हुआ था, उसके 3 दिनों बाद गांधी ने डिक्लेयर किया था कि अगर पूरा इंडिया भी जल जाए तो फिर भी हम पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वी शैल नॉट कंसीड पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने अपना माइंड कुछ दिन बाद चेंज किया और कहा कि ये जो दो पार्ट्स हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान, ये फिर आखिर पे रीयूनाइट हो जाएंगे, जो कि नहीं हो सका। ये उनका ख्वाब था, वो ख्वाब ही रहेगा। एज द लीडर ऑफ पाकिस्तान grappled with the monumental
task of establishing the government of the new state in a new capital. In the midst of myriad challenges, they were sustained by the strength of their faith and the support of the nation. Meanwhile, the civil administration and armed forces of British India were still in the process of division and resources were meager as India delayed or withheld Pakistan's share of financial and other state assets. Complex partition problems were compounded by the unfair boundary award and the unanticipated tide of millions of refugees fleeing communal rights of unprecedented magnitude. Relations between the two countries got off to an inauspicious start and tensions mounted as unforeseen disputes darkened the South Asian horizon. जो लीडर थे पाकिस्तान के उनको सामना था, ग्रैपल कहते हैं सामना करने को। हाँ, ग्रैपल कहते हैं सामना करने को और मोनोमेंटल कहते हैं बहुत ही बड़े टास्क। पाकिस्तान के जितने भी लीडर्स थे उनको बहुत ही बड़े टास्क का सामना करना था, उनसे निपटना था। जो ही उन्होंने नई स्टेट की गवर्नमेंट उन्होंने बनानी थी, नई कैपिटल में नई स्टेट की गवर्नमेंट बनानी थी। इसके अलावा उनको और बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। माइग्रेट कहते हैं बहुत ज्यादा या फिर हजार चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ रहा था। इसी तरीके से जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्म फोर्सेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्म फोर्सेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये थी, वो भी अभी डिवीजन के प्रोसेस में थी और जो रिसोर्सेज थे वो बहुत कम पड़ रहे थे पाकिस्तान को अपने मिसाइल को टैकल करने के लिए। और फिर इंडिया ने जो भी रिसोर्सेज तकसीम होने थे दोनों कंट्रीज के बीच में, उसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा डिले किया था और पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा शेयर को और फाइनेंशियल एसेट को उन्होंने जो है ना रख लिया था। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स पार्टीशन प्रॉब्लम्स और जो पार्टीशन के प्रॉब्लम्स थे वो अनफेयर बाउंड्री अवार्ड के जरिए से भी उसको मजीद जो है ना बढ़ाया गया, पाकिस्तान के चैलेंजेस को बढ़ाया गया और दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशनशिप्स थे वो बहुत ज़्यादा खराब शुरू से ही होते गए और फिर ये साउथ एशिया के हॉरिजन में एक अनफोर्सीन डिस्प्यूट नजर आने लगा। एग्रीमेंट on the division of the assets and liabilities of British India provided for the 17.5% share of Pakistan, but India stalled implementation. The transfer of cash balance amounting to Rs 750 million was delayed for months, causing severe difficulties for Pakistan. अब पाकिस्तान को जो भी कैश बैलेंस ट्रांसफर होना था वो 750 मिलियन का ट्रांसफर होना था, लेकिन इंडिया ने इसमें बहुत ज़्यादा डिले किया। मंथ्स के लिए उन्होंने जब इसको डिले किया तो इसने भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ाई हैं। Of the other assets, India dishonestly retained much of the Pakistan share. इसके अलावा इंडिया ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के शेयर को डिसऑनेस्टली पाकिस्तान के शेयर को उन्होंने रखा था। Pakistan share of 165,000 tons of defense store, India had transferred only 4,730 tons by 31st March 1948 and another 18,000 tons by 10 September 1949, expropriating the balance of 142,000 tons. अब देखा जाए तो ये जो डिफेंस स्टोर थे, ये जितना भी ब्रिटिश इंडिया के पास था इसको इक्वली दोनों स्टेट में तकसीम होना था,
लेकिन इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने 142,000 टन अपने पास रखा और बाकी जो था एक दफ़ा पाकिस्तान को उन्होंने 4,730 टन ट्रांसफ़र किया और दूसरी दफ़ा उन्होंने 18,000 ट्रांसफ़र किया। यहाँ पे भी इंडिया ने मध्यांति से काम लिया। In contrast, Pakistan promptly transferred 90 fighters aircraft that were India's share. India leaders persistently tried to obstruct the work of partition of the armed forces. इसके बरक्स जो पाकिस्तान के पास जो थे एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट थे उनमें 90 इंडिया को देने थी, तो पाकिस्तान ने वो बहुत तेजी से जल्द ही इंडिया को ट्रांसफर कर दिए। और इंडियन लीडर जो थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पार्टीशन के काम को जो है ना आर्म फोर्सेस की वजह से उसको मजीद उसमें रुकावटें खड़ी की। What mattered to them above all else was to cripple and thwart the establishment of Pakistan as a viable independent state. अब इस सब के पीछे क्या मकसद था इंडिया का कि वो पाकिस्तान को शुरू से ही कमज़ोर कर दे ताकि पाकिस्तान एक एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टेब्लिश ना हो सके। Demarcation of boundaries in Punjab and Bengal was entrusted to the Boundary Commission headed by Radcliffe, a British jurist. Its mandate required it to do so on the basis of ascertaining the contiguous majority areas of Muslim and non-Muslims. While it could also take into account other factors, it was expected to be just and impartial. But Radcliffe yielded to Governor-General Mountbatten's pressure and awarded several Muslim-majority areas to India, including two tehsils, subdivisions of Gurdaspur district, providing it access to the state of Jammu and Kashmir. अब जो डिमार्केशन होनी थी बाउंड्रीज की पंजाब और बंगाल में, उसमें बाउंड्री कमीशन बना रेडक्लिफ की सरबराही में, जो कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे, और उनसे ये कहा गया कि वो उनसे जो रिक्वायर किया गया वो ये था कि उन्होंने जो इलाके मिले हुए हैं मुस्लिम एरियाज के साथ वो मुसलमानों को दें, और जो नॉन मुस्लिम के साथ मिले हुए उनको देख के उनकी तहकीक करके वो नॉन मुस्लिम्स को दें। लेकिन हुआ क्या कि जो रेडक्लिफ थे वो गवर्नर जनरल माउंटबेटन के प्रेशर के अंडर उन्होंने ये अवार्ड दिया था, बाउंड्री कमीशन का अवार्ड दिया था, और जिसके अंदर उन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी के बहुत से इलाके इंडिया को दे दिए, जिसमें 2 तहसील थी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की 2 तहसील उन्होंने उनको दिए गए थे, और फिर एक्सेस भी दी थी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एक्सेस भी उसको दी थी। जिन्ना कॉल द अवार्ड अनजस्ट, इनकम्प्रिहेंसिबल एंड even privets, but as an honorable people we must abide by it. कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्होंने कहा कि ये जो अवार्ड दिया गया है ये टोटली अनजस्ट है, लेकिन एक ऑनरेबल पीपल के तौर पे हमें इसको कबूल करना चाहिए और कबूल करना होगा। ऑलरेडी इन नेहरूज थ्राल माउंटबेटन हैड अर्लियर हेल्प्ड promote Nehru's design on Kashmir in his talks with the Maharaja in Srinagar. अब जो माउंटबेटन थे वो उन्होंने रेडक्लिफ को अपने अंडर लिया हुआ था, उनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ था, तो रेडक्लिफ ने कश्मीर टॉक्स में भी नेहरू के डिज़ाइन को ही महाराजा के साथ, जो श्रीनगर का महाराजा था उसके साथ टॉक करते हुए उन्होंने उसी को ही हेल्प किया था, उसके नेहरू के डिज़ाइन को ही हेल्प किया था। ही वॉज नाउ इन डेप्थ to Nehru for retaining him as Governor General of Independent India. ये माउंटबेटन ने उनको कहा था कि रेडक्लिफ को कि अगर वो इंडिया की ज़्यादा हेल्प करेंगे, जिस तरीके से माउंटबेटन उनको कह रहे हैं, अगर वो वैसे ही करेंगे तो वो उसको इंडिपेंडेंट इंडिया का गवर्नर जनरल बना देंगे। तो अब इस सब के बाद वो नेहरू जो है ना वो इंडेप्थ में थे कि वो गवर्नर जनरल बनाए उसको इंडिपेंडेंट इंडिया का। Apart from providing India with the road link to Kashmir via Jammu, the unjust boundary award announced on 17th August, 3 days after Pakistan independence, added fuel to the raging
फायर ऑफ कम्युनल वायलेंस। जब ये बाउंड्री अवार्ड अनाउंस किया गया 17 अगस्त को, सिर्फ इंडिपेंडेंस के सिर्फ 3 दिन बाद, तो उन्होंने कम्युनल वायलेंस, जो फिरका वाराना जो तशद्दुद था, वायलेंस था, उसको मजीद हवा दे दी, उसको मजीद फ्यूल उसमें ऐड कर दिया। डिस्पाइट फॉर द कॉल्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस बाय जिन्ना एंड गांधी, हालांकि गांधी और जिन्ना ने कहा था कि उन्होंने पीस की कॉल दी थी, उन्होंने कहा था कि पीस को मेंटेन रखना है। कम्युनल राइट्स एस्केलेटेड एज द पार्टीशन वाज बीइंग अफेक्टेड है, कम्युनल राइट्स बढ़ते गए और जैसे ही पार्टीशन पे अमल होता गया कम्युनल राइट्स भी बढ़ते गए, फिर वाराना जो बगावत थी वो भी बढ़ती गई। ऑल्दो एक्ट्स ऑफ सवेरेजी टुक प्लेस ऑन बोथ साइड्स, सवजी कहते हैं सफा के या जुल्म के, दोनों साइडों पे, तो ये जुल्म सितम के जितने भी एक्ट हुए वो दोनों साइडों पे हुए, पाकिस्तान में भी हुए, इंडिया में भी हुए। द पॉलिसी ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान ऑफ पटियाला एंड कपूरथला was particularly virulent. They unleashed local forces to kill and expel Muslim inhabitants. In a matter of weeks, they liquidated the Muslim population of some 7 lakh. They also sent armed men to Jammu and Kashmir to assist the Dogra forces of this state in unleashing terror. Within weeks, a quarter of million Muslims were systematically exterminated. Exterminated कहते हैं जड़ से काट देना। तो जब ये कम्युनल राइट्स हुए तो तकरीबन 7 लाख के करीब मुसलमान आबादी को ख़त्म किया गया। और इसके अलावा इन्होंने जम्मू कश्मीर में भी फोर्सेस भेजी थी डोगरा को मदद करने के लिए, और तकरीबन चंद ही वीक्स में बहुत ज्यादा मिलियन मुस्लिम्स को जड़ से ही काट दिया गया। सडनली इन अप्रैल 1948 इंडिया कट ऑफ द वाटर इन द इरिगेशन कैनाल्स दैट फ्लोड फ्रॉम हेडवर्क्स ऑन द रिवर रावी एंड सतलज। अप्रैल अभी पाकिस्तान को कंप्लीट 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था बने हुए कि अप्रैल 1948 में इंडिया ने पाकिस्तान का नहरी पानी काट दिया। मैनेजिंग एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को, जो कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है जो कि एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, तो उसके एग्रीकल्चर को नुकसान देते हुए उन्होंने नहरी पानी को काट दिया। इग्नोरिंग प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ गवर्निंग इंटरनेशनल रिवर्स, इट क्लेम signatories charge for the water flowing to Pakistan. Facing the ruin of agriculture in the affected areas, Pakistan submitted under duress. Tensions between Pakistan and India built up as disputes between the two countries multiplied. Pakistan sought their resolutions on the basis of law and equity, willing to accept impartial settlement. India, however, was intent from the start to impose its unilateral preference. The divergence was aggravated by India's primordial inclination as a more powerful state to exploit power disparity to its advantage. अब ये जितनी भी जो टेंशन्स थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ये दिन ब दिन बढ़ती गई, और फिर पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन भी हासिल कर ली थी जिसमें उसने कहा था कि वो इम्पार्शियल सेटलमेंट के एक्सेप्ट करेगा, वो विलिंग है इम्पार्शियल सेटलमेंट को एक्सेप्ट करे। लेकिन इंडिया जो था उसकी शुरू से ही यही इंटेंट थी कि वो उसने अपनी यूनिलेटरली प्रेफरेंस को इम्पोज करना था, और यही वजह है कि आज तक जो है ना इंडिया यही काम करता आ रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके किसी काम आई, आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हुआ, तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम रीडिंग करेंगे द मुस्लिम वर्ल्ड, यहाँ से आगे हम रीडिंग करेंगे। थैंक यू।